करुणा आज फिर से किचन में आती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, शीतल, शोभा, लाओ, फिर से सारा सामान तैयार कर दो। आज मैं वेज पुलाव बना देती हूँ। सासू माँ, आपको पता है आज पड़ोसन की बहू क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बहू? माँ जी, वो कह रही थी कि हम कितनी खराब बहुएं हैं जो अपनी सास से काम करवाते हैं, खाना बनवाते हैं। इसीलिए आप रहने दो माँ जी, हमें आपसे कोई काम नहीं करवाना। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? तू अब दूसरों की बातों का बुरा क्यों मान रही है? मुझे दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को भी उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन माँ जी, ऐसे तो ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाएगी और हमारी बड़ी थू-थू हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों ने सोच लिया है कि आज के बाद आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आप सिर्फ बैठकर हुक्म चलाएंगी और खाना हम बनाएंगे। ठीक है बहू, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। मैं तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहती थी। इतना बोलकर अब करुणा किचन से चली जाती है और दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं। शोभा दीदी, बच गए हम तो। हाँ शीतल, सही कह रही हो तुम। इतना बोलकर अब वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती है। अब दोनों बहुओं के होते हुए करुणा देवी को खाना बनाने की क्या जरूरत थी? दोनों बहुएं उनके खाना ना बनाने पर इतनी खुश क्यों थी? आइए जानते हैं इस कहानी में। करुणा देवी की बड़ी बहू शोभा रोज की तरह आज भी खाना बना रही थी। आज उसने नाश्ते में आलू का पराठा, रायता और चावल बनाए थे। शोभा ने वो सबको खाना लगा दिया और जैसे ही करुणा देवी ने पहला निवाला खाया तो वो अपनी बहू को कहती है, ये क्या शोभा बहू, रायते में तो तड़का ही अच्छा नहीं लगा। आलू के पराठे में आलू ही गायब है। खाली आटे के पराठे बनाकर रख दिए हैं क्या तूने? माँ जी, मैंने तो सब कुछ बराबर डाला है, पता नहीं कैसे कम हो गया। अरे करुणा, कभी तो बिना कमी निकाले खाना खा लिया कर। आलू के पराठे मुझे तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं तुझे कैसे अच्छे नहीं लग रहे। सही कहते हैं लोग, सास क्या जाने बहू के खाने का स्वाद। अरे पिताजी, सास क्या जाने अदरक का स्वाद नहीं, बल्कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद होता है। और माँ, मुझे भी आलू के पराठे अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं आपको कैसे स्वाद नहीं लग रहे। तू अपनी बीवी की साइड मत ले। आलू के पराठे तो मैं बनाती थी। मेरे पूरे ससुराल वाले खुश हो जाते थे। देखकर अलग अलग तरह के मसाले डाल देती थी और उन मसालों की खुशबू इतनी अच्छी आती थी कि सारा घर महकता था। लेकिन ना जाने आजकल की बहू के हाथ में ऐसा कौन सा स्वाद आ गया है जो खाने में स्वाद ही नहीं आता। ये सुनकर शोभा को रोज की तरह बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन शोभा की बेटी सोनम कहती है, माँ, आज छोले पूरी बनाओ ना, मुझे छोले पूरी खाना है। ठीक है सोनम, मैं आज तेरे लिए छोले पूरी बना देती हूँ, सभी खा लेंगे। इसी बहाने लोगों की जुबान का स्वाद भी बदल जाएगा और खाने में मजा भी आएगा। अब शोभा छोले पूरी बनाना शुरू करती है कि तभी उसकी सास किचन में आती है और कहती है, शोभा बहू, क्या बना रही है? माँ जी, सोनम छोले पूरी खाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं छोले पूरी बना रही हूँ। अच्छा, लेकिन खुशबू तो बिल्कुल नहीं आ रही। जब मैं छोले पूरी बनाती थी तो मसालों की खुशबू से ही सबके मुंह में पानी आ जाता था और फिर हमेशा ही छोले पूरी कम पड़ जाया करते थे। हाँ माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सारा काम बखूबी करते थे और खाना तो इतना लाजवाब बनाते थे कि घर में सभी के मुंह में पानी आ जाता था और तो और पूरा घर अगले दिन तक खाने की खुशबू से महकता रहता था। पर माँ जी, मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। बहू की बात सुनकर करुणा कुछ नहीं बोलती और वहां से मुंह टेढ़ा करके चली जाती है और वो खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी के आगे परोस देती है। छोले पूरी खाकर शोभा का पति राहुल कहता है, अच्छा किया शोभा तुमने जो आज छोले पूरी बना ली। मुझे भी बड़े दिनों से मन हो रहा था छोले पूरी खाने का। वैसे बहुत अच्छे बने हैं। वैसे इतने भी अच्छे नहीं बने हैं जितने अच्छे मैं बनाया करती थी। इस तरह अब फिर से करुणा देवी अपनी तारीफ में लग जाती है। शोभा को ये बात हमेशा ही बुरी लगती थी, लेकिन वो टाल देती थी। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ शोभा के देवर अरविंद की शादी तय हो जाती है और कुछ समय बाद शीतल बहू बनकर करुणा के घर आ जाती है। अगले दिन करुणा अपनी छोटी बहू से कहती है, शीतल बहू, आज तुम सभी के लिए खाना बना लो और हाँ, तुम्हारी जेठानी तुम्हारी मदद कर देगी, लेकिन सारे मसाले, तेल सब कुछ तुम ही डालना।
तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। हाँ माँ जी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और तेल मसाले भी बराबर डालूंगी जिससे खाने का स्वाद बना रहे। शीतल की बात सुनकर अब करुणा वहां से चली जाती है। तो वहीं शीतल सभी के लिए अपनी जेठानी के साथ मिलकर खाना बनाती है और सभी को परोस देती है और कहती है, आप लोग खाना खाकर बताइए कि खाना कैसा बना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर इस घर में इतने दिनों बाद नए हाथों का खाना जो बना है तो खाना जरूर स्वादिष्ट होगा। करुणा की बात सुनकर सभी लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाते ही अरविंद कहता है, अरे खाना तो सचमुच बड़ा ही स्वाद बना है शोभा। हाँ अरविंद, सच में खाना बहुत टेस्टी बना है। पिताजी, आपको कैसा लगा? हाँ बेटा, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। अरे कोई मुझसे भी तो पूछो, मुझे भी तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा, मैं कैसे बताऊं? सोनम की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। तभी करुणा कहती है, हाँ ठीक ही बनाया है बहू तुमने, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बनाया जितने अच्छे से मैं बनाया करती थी। जो तुमने वेज पुलाव बनाया है ना, मैंने एक बार वेज पुलाव बनाया था, सभी घर वाले उंगलियां चाटते रह गए थे। अरे करुणा, आज के दिन तो अपनी तारीफ बंद करो और खाने में नुक्स निकालना बंद करो। अरे वो बच्ची अभी नई नई इस घर में आई है और तुम हो कि उसके खाने में अभी भी कमियां निकाल रही हो। अरे तो मैंने गलत क्या बोला है, सही तो बोल रही हूं मैं। शीतल को अपनी सास की बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती। अब रोज यही होता था, रोज शीतल कुछ अच्छा खाना बनाती, सभी तो उसकी तारीफ करते, लेकिन उसकी सास कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करती। ऐसे ही एक दिन शीतल अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी, माँ जी हर दिन मेरे खाने में कोई ना कोई कमी निकालती रहती है। क्या सच में मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, या फिर माँ जी की यही आदत है? शीतल, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी ना सिर्फ तुम्हारे खाने में बल्कि हर किसी के खाने में कमियां निकालती हैं, क्योंकि उन्हें स्वाद का कुछ पता ही नहीं है। तो दीदी ऐसा करते हैं, उनसे ही खाना बनवा कर देखते हैं, वो कितना अच्छा खाना बनाती है। इसी बहाने वो भी खाना बनाने लगेंगी और हमें भी उनके हाथों का स्वाद पता चल जाएगा। फिर हम लोग भी उनके खाने में नुक्स निकाला करेंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ शीतल, लेकिन माँ जी खाना बनाएगी भला? दीदी वो आप मुझ पर छोड़ दो और चलो मेरे साथ। दोनों देवरानी जेठानी अब अपनी सास के पास जाती हैं और शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने पिताजी से आपके हाथों के खाने की बहुत तारीफ सुनी है। हम लोग भी आपके हाथों का खाना खाना चाहते हैं। हम आपको सब कुछ तैयार करके दे देंगे, बस आप खाना बना देना। इसी बहाने हमें भी आपके हाथों का स्वाद पता चल जाएगा और हम भी आपकी तारीफ करेंगे। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर करुणा बहुत खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। अब दोनों बहुएं सारा सामान तैयार करके दे देती हैं। करुणा खाना बनाती है और फिर सभी को लगाती है। सभी लोग खाना खाते ही टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लगते हैं, जिसका कारण करुणा पूछती है, बताओ बताओ, टेढ़ा मेढ़ा मुंह क्यों बना रहे हो? कैसा बना है खाना? आज कुछ स्पेशल, कुछ हटकर बना है ना? सभी लोग करुणा के खाने की बुराई नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों को मजबूरी में करुणा की तारीफ करनी पड़ती है। अब तो ये रोज की बात हो जाती है। करुणा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती और रोज वही बेस्वाद खाना बनाती, जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं और प्लान बनाती हैं कि कैसे करुणा को मना किया जाए। एक दिन मौका देखकर वो पड़ोसियों का बहाना बनाकर उसे खाना बनाने के लिए मना कर देती है और इस तरह बेस्वाद खाना खाने से सबकी जान छूट जाती है। सोनाली सो रही होती है, तभी सोनाली की सास अनुराधा आती है और सोनाली को आवाज लगाकर अनुराधा कहती है, अरे बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ, बहुत प्यास लग रही है। माँ जी, यही आपकी आंखों के आगे ही पानी का जग रखा है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या? क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों सड़ा है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? दुनिया वालों की बातों का मुझे कभी बुरा लगा है क्या, जो आज लगेगा? मुझे तो बुरा अपनी गरीबी का लग रहा है। बताओ, मैंने 1 साल से एक भी अच्छी और महंगी साड़ी तक नहीं ली है। अच्छा, तो तेरा मुंह इसीलिए बना है क्योंकि तूने पूरे 1 साल से कोई अच्छी साड़ी नहीं ली। लेकिन तूने ये नहीं देखा है
इस 1 साल में हमने बेड और टीवी भी तो लिया है ना, वो कहाँ से आया? बेड और टीवी को क्या मैं अपने ऊपर पहनकर घूम सकती हूँ? नहीं ना, तो मुंह क्यों ना बनाऊं। और आप एक बात बताइए, मेरे भाई की शादी है कुछ दिनों में, मैं क्या अपने भाई की शादी में ऐसे ही जाऊंगी? अरे कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास। माँ जी, एक साड़ी ही दिला दीजिए। बहू, हम मना कहाँ कर रहे हैं, जब तक तेरे भाई की शादी आएगी तब तक दिला देंगे। लेकिन अभी तो समय है ना तेरे भाई की शादी में, तो अभी से क्यों हमारा खून पी रही है तू? अभी यही आपके भाई की शादी होती ना, तो आप अपनी शादी की तरह तैयारी कर रही होती। अरे अपनी बहू को साड़ी तक नहीं दिला रही हो आप, ये बात तो गलत है माँ जी। अच्छा चल, तू उदास मत हो। तू इतना बोल रही है तो ठीक है, मैं तुझे एक साड़ी दिला देती हूँ। कल शाम को हम दोनों बड़ा बाजार चलेंगे, वहाँ देख लियो जो साड़ी लेनी हो तुझे, फिर बाद में मत बोलियो। माँ जी, आप कितनी अच्छी हो। सोनाली बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसे नई साड़ी जो दिलाने वाली थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगली शाम सोनाली अपनी सास के आने का इंतजार कर रही होती है और वो दोनों फिर बाजार जाती हैं। और एक दुकान में जाने के बाद सोनाली बोलती है, भैया एक बहुत प्यारी और सुंदर सी साड़ी दिखाना। मैडम जी, यहाँ पे सारी साड़ियाँ सुंदर ही मिलेंगी आपको। रुकिए, मैं अभी आपको ना सबसे अच्छी साड़ी दिखाऊंगा और आप देखेंगी ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, अभी आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी साड़ी लेके आता हूँ। दुकान वाला अब सोनाली को बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाने लगता है। सोनाली वो सभी साड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये देखिए, सारी साड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। मन तो कर रहा है मैं सभी ले लूं। बहू, तू ज्यादा लालची मत बन। हम यहाँ तेरे भाई की शादी के लिए एक साड़ी लेने आए हैं। तू ना ज्यादा अपना मन मत भटका यहाँ वहाँ। देख, जो पसंद है वो बोल, एक बार में ले ले, झंझट ही खत्म। माँ जी, आप भी ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे सारी साड़ियाँ चाहिए, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये सारी साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी आंखें कमजोर नहीं हुई है, मुझे साफ साफ दिखता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तू ना अब ज्यादा बातों में टाइम मत खराब कर, घर जाकर तुझे खाना भी बनाना है, इसीलिए जल्दी पसंद कर। सोनाली साड़ियाँ देखने लगती है। तभी दुकानदार दूसरे ग्राहक को लहंगा दिखाने लगता है जो सोनाली को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। लहंगा देखकर सोनाली कहती है, भैया ये लहंगा कितना प्यारा लग रहा है। माँ जी देखो तो जरा, एक बार में ही दिल में उतर गया, ऐसा लग रहा है ना। बिल्कुल सही कहा मैडम जी, ये लहंगा वाकई बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ के कारीगरों ने इसे बहुत ही प्यार से और बहुत ही बारीकी तरीके से बनाया है। ये हमारा आखिरी पीस बचा हुआ है, लेना है तो ले सकती हैं आप। माँ जी, वैसे मैंने साड़ियाँ तो बहुत पहन ली हैं, लेकिन लहंगा नहीं पहना। मेरी शादी तो साड़ी में ही हुई थी। अब बस एक इच्छा है कि अपने भाई की शादी में ही लहंगा पहन लूं। कम से कम अरमान तो पूरा होगा। बहू, चादर जितनी होती है पैर उतना ही फैलाया जाता है। अरे लहंगा देखने से ही पता चल रहा है कि कितना महंगा होगा, और तू ये लेना चाहती है। रहने दे बहू, तेरे ये नाटक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुझे साड़ी भी नहीं दिलाना चाहिए। तू घर ही चल बहू अब। माँ जी क्या आप भी, मैं आपकी ही बहू हूँ, किसी पड़ोसी की नहीं। आप मुझे एक लहंगा नहीं दिला सकती। मैं जानती हूँ हमारे आर्थिक हालात ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपना मन मार कर रहूं। आपने दुकान वाले से पूछा तक नहीं कि ये लहंगा कितने का है, और साफ मना कर दिया। देख बहू, अभी हम बाहर हैं, इसलिए मैं तुझसे ज्यादा बहस करना नहीं चाहती हूँ, और साफ पूछ रही हूँ कि तुझे साड़ी लेनी है तो बता, वरना घर चल। तेरी इस नौटंकी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अनुराधा सोनाली को साड़ी भी नहीं दिलाती और वो दोनों सीधा घर आ जाती हैं। जिसके बाद सोनाली खाना पीना सब छोड़ देती है क्योंकि उसे वो महंगा वाला लहंगा ही बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। लेकिन अनुराधा अपनी बहू की बेकार की जिद के आगे घुटने नहीं टेकती है। 2 दिन बाद सोनाली का पति हेमंत शहर से वापस घर आता है तो अनुराधा हेमंत को देखकर बहुत खुश थी।
लेकिन सोनाली ये देखकर खुश नहीं होती। तभी हेमंत कहता है, क्या हुआ माँ? सोनाली कुछ उदास सी लग रही है। घर में कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? बहू ने बेकार की जिद पकड़ रखी है कि उसे महंगा लहंगा ही चाहिए। अब पैसे तो पेड़ पर उगते हैं नहीं जो तोड़ तोड़ कर उसे दूं, तो बस इसीलिए अपना मुंह बनाए बैठी हुई है। हाँ हाँ माँ जी, बहू कुछ मांग ले और वो आपको महंगा ना लगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब से शादी करके आई हूँ तब से लेकर आज तक कुछ नहीं मांगा, और जब मांगा है तो ये हो रहा है। मुझे रुलाया जा रहा है। मैंने किया ही क्या है? मैंने क्या कर दिया हेमंत जी, आप खुद बताओ। एक लहंगा ही तो मांगा है, जुर्म थोड़ी किया मैंने। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही गलत टाइम पे आ गया। यहाँ तो अगर माँ की तरफ से बोला तो बीवी बुरा मान जाएगी, और अगर बीवी की तरफ से बोला तो माँ बुरा मान जाएगी। उन दोनों की बहस में हेमंत कुछ बोलता ही नहीं है। सोनाली को ऐसे उदास और शांत देखकर एक बार अनुराधा सोनाली के पास जाती है और बोलती है, बहू तू कब तक कुछ नहीं खाएगी? अरे ऐसे तो तेरी तबीयत खराब होगी ना। तुझे अगर लहंगा चाहिए तो हम लोगों से बहस कर, लड़ाई कर, झगड़ा कर, लेकिन भूखी रहकर खुद को क्यों परेशान कर रही है? माँ जी, आप लोगों से कितनी भी बहस, कितनी भी लड़ाई कर लूं, लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आपको वही करना होता है जो आप चाहती हो। इसलिए अगर मुझे लहंगा नहीं मिलेगा ना, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। सोनाली की ऐसी जिद देखकर अनुराधा काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसी शाम अनुराधा हेमंत के पास जाती है और बोलती है, हेमंत बेटा, मुझे तो बहू की बहुत चिंता हो रही है। वो ऐसे खाना छोड़ देगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो मेरी तो कुछ नहीं सुन रही है। तू ही बहू को कुछ समझा दे, कम से कम तेरी ही बात मान ले। माँ मैं क्या समझाऊं उसे? अरे वो तो कान बंद करके बैठ गई है और एक ही जिद किए जा रही है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसकी ये जिद पूरी करूं तो कैसे करूं। शायद बहू काफी ज्यादा दुखी है, तभी तो किसी से बात ही नहीं करती है। अब हमें बहू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ताकि बहू भी थोड़ी बहुत खुश हो जाए। अनुराधा अपने बेटे के साथ मिलकर सोचने लगती है, और जब सोनाली अपने भाई के घर जाने के लिए निकलती है, तभी दोनों सोनाली को एक लहंगा लाकर देते हैं, जिसे देखकर सोनाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों से बोलती है, ये महंगा लहंगा कब लाए आप लोग, और कैसे लाए? तू ही जिद कर रही थी ना बार बार कि तुझे अपने भाई की शादी में लहंगा चाहिए, वो भी महंगा। इतने दिनों से मुंह बनाकर बैठी हुई थी, तो हम लोगों को तेरी ये उदास सी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए हम तेरे लिए ले आए ये लहंगा। लेकिन इसे लाने के लिए तो आप लोगों के पास पैसे कहाँ से आए? और ये तो सच में बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारी खुशी से ज्यादा महंगा नहीं है, और वैसे भी हमने ये खरीदा थोड़ी है। ये लहंगा हमने किराए पर लिया है। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया। मुझे पता है हम महंगा लहंगा नहीं ले सकते थे, इसलिए आपने लहंगा किराए पर ले लिया। अब तुम अपने भाई की शादी में खूब रौब जमाना। सोनाली बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसे महंगा लहंगा जो मिल गया था। नरेश एक गरीब परिवार से था और उसके घर में उसकी पत्नी सरला और बेटी नंदू थी। नरेश गरीब होने की वजह से कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, पर नरेश हमेशा से ही खाना बनाने में काफी अच्छा था और इसलिए नरेश एक होटल में काम किया करता था खाना बनाने का। पर किसी कारण से वो होटल बंद हो गया और अब नरेश बेरोजगार था, जिसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन नरेश इंडिया गेट के सामने जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक साइकिल पर गोलगप्पे बेचते हुए आदमी को वो देखता है और सोचता है, ये लोग यहाँ पर साइकिल से कितना सामान बेच लेते होंगे और इन्हें मिलता ही क्या होगा। क्यों ना एक बार उस गोलगप्पे वाले से पूछूं। नरेश अब उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उसे कहता है, भैया एक प्लेट गोलगप्पे देना। कितने का है वैसे एक प्लेट गोलगप्पे? 20 के 6 गोलगप्पे। रहने दो भैया, तुम तो बड़ा ही महंगा दे रहे हो। अरे भाई ये इंडिया गेट है और बाजार नहीं जो सस्ता मिले। यहाँ जो भी यहाँ घूमने आता है वो घर का खाना नहीं लाता और यहाँ घर जैसा खाना मिलता भी नहीं है। इसी लोग हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाकर पेट भर लेते हैं, तो हम महंगा नहीं देंगे क्या? उस गोलगप्पे वाले की बात सुनकर नरेश सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उन सभी को महंगा सामान देते हैं जो लोग घर से खाना नहीं लाते,
और तो और अगर ये सब होटल या किसी ढाबे में जाएंगे तो भी उन्हें महंगा खाना ही मिलेगा। तो क्यों ना यहाँ पर अपना एक खाना बेचने का काम शुरू कर दूं। इससे मुझे कहीं काम नहीं देखना पड़ेगा और तो और सभी को घर जैसा खाना भी मिलेगा। चलो पहले घर जाकर सरला को इस बात के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर नरेश वहाँ से घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी और बेटी को इस बात की जानकारी देता है और उसकी पत्नी और बेटी को नरेश का ये आइडिया ठीक लगता है। अब ये तो पता चल गया था कि करना क्या है, पर करे कैसे ये मालूम नहीं था। और उसके बाद नरेश कहता है, गाड़ी हम ले नहीं सकते और दुकान वहाँ लगा नहीं सकते, तो अब मैं खाना बेचूंगा कैसे? पापा, वो जो आपकी पुरानी साइकिल है ना, उसे ठीक करवा लो और फिर उसी से आप खाना बेचने चले जाना। हाँ जी, नंदू ठीक कह रही है। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था, पर एक साइकिल वाले गरीब से कोई खाना खरीदेगा? पापा, एक आइडिया आया है। क्या? अगर लोगों को यही बताना है कि आपका खाना बहुत ही टेस्टी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे। इतना कहकर नंदू अपने माँ बाप के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है और फिर नरेश कहता है, नहीं, मुझे ये सब गलत लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अजी आप चिंता मत करो, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, करके देख ही लेते हैं। अब नरेश और उसकी पत्नी साथ ही बेटी तीनों मिलकर अगले दिन सुबह सुबह छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल बनाते हैं और एक बड़े से बॉक्स में अलग अलग पतीलों में रख देते हैं। जिसके बाद नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर इंडिया गेट के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर नरेश एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल वाले खाने को लेकर जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म घर जैसा खाना खाओ और सेहत बनाओ। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, जो मर्जी खाओ, सिर्फ 20 रुपया प्लेट। काफी देर आवाज देने के बाद भी जब कोई नरेश से खाना नहीं लेता और सभी अपने गोलगप्पे और जंक फूड में बिजी थे, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक छोटी बच्ची आती है। वो औरत और बच्ची नरेश की बीवी और बेटी ही थी। अब नरेश की बीवी बूढ़ी औरत बनकर नरेश से कहती है, साइकिल पर खाना बेचने वाले, जरा एक प्लेट दाल चावल देना और हमारी पोती को राजमा चावल। बड़ी भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। जी माता जी, देता हूँ बस। अब नरेश नंदू और सरला को दाल चावल और राजमा चावल दे देता है और दोनों माँ बेटी वो खाकर अपना ड्रामा शुरू करती हैं, जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था। दादी दादी, ये खाना तो बड़ा ही टेस्टी है, मैंने तो आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। हाँ मेरी बेटी, खाना तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो अब एक प्लेट पैक भी करवा कर ले जाऊंगी घर। दोनों माँ बेटी भर भर कर खाने की तारीफ करते हैं और उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और नंदू को इतना चटकारे लगाकर खाना खाते देखकर बच्ची भी वहाँ खाना खाने की जिद करने लगते हैं और फिर उन लोगों को भी वहीं से खाना लेना पड़ा। जिसके बाद जब वो लोग नरेश का खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं और अब जो नरेश और उसके परिवार ने सोचा था वो पूरा हो गया। सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म हो गया। ये देखकर नरेश बहुत खुश होता है। नरेश, सरला और नंदू घर आते हैं और आज की कितनी कमाई हुई वो देखते हैं। तभी नरेश कहता है, आज पहला दिन था और पहले दिन सबको हमारा खाना बहुत पसंद आया और देखो आज हमने पूरे 1500 की कमाई की है। अब बस भगवान करे हमारे ये साइकिल वाला खाना ऐसे ही रोज बिके और हम इस गरीबी से बाहर आए। आप सही कह रहे हैं जी। अगली सुबह नरेश जल्दी उठकर खाना बनाने का सारा सामान ले आता है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर से इंडिया गेट बेचने जाता है। अब रोजाना ही नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर बेचने जाता और अच्छी कमाई करता। सस्ता और अच्छा घर जैसा खाना पाकर लोग भी खुश थे, लेकिन इस बात से वो लोग जल रहे थे जिनकी अब नरेश के साइकिल वाले खाने की वजह से कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन जब सुबह सुबह नरेश खाना लेकर साइकिल से जा रहा था तो वो चाय की दुकान पर साइकिल रोक देता है और चाय पीने लगता है। इतनी ही देर में एक आदमी पीछे से आता है और नरेश के खाने के बॉक्स में कुछ मिला देता है और नरेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था क्योंकि वो चाय पी रहा था। तभी वो चाय पीकर वहाँ से अपने खाने की साइकिल लेकर चल देता है। अब नरेश के पास एक आदमी आकर कहता है, भैया जल्दी से एक प्लेट छोले चावल दे दो। जी देता हूँ। नरेश उस आदमी को छोले चावल दे देता है, लेकिन खाना खाने के बाद उस आदमी के पेट में जोरों का दर्द होता है और वो कहता है, अरे मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? भाई शायद आपने कुछ सुबह उल्टा खा लिया होगा। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो।
इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पेट पकड़कर चला जाता है। उसके बाद एक औरत आती है और नरेश के पास आकर कहती है, भैया एक प्लेट दाल चावल दे दो, तुम्हारे यहाँ के दाल चावल जैसा स्वाद कहीं भी नहीं मिलता, कुछ अलग ही स्वाद है इनमें। अरे नहीं बहन जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लीजिए आपके दाल चावल। अब वो औरत नरेश के दाल चावल खाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो भी वही सब कहती है जो उस आदमी ने कहा था। पर नरेश अब ये सोच रहा था कि सबके पेट में एक साथ अचानक दर्द कैसे हो सकता है। तभी एक आदमी आता है। ये वही था जिसने नरेश के खाने में दवाई मिलाई थी और वो कहता है, अरे भाइयों, आप लोग इस साइकिल वाले का खाना मत खाओ, इसने अपने खाने में पता नहीं क्या मिला दिया है कि सभी बीमार हो गए हैं जिसने भी इसका खाना खाया है। इतने में वो आदमी जिसके पेट में दर्द हुआ था और वो औरत जिसके पेट में दर्द था, दोनों वहाँ आते हैं और अब वो भी यही कहते हैं कि इसका खाना खाने से पेट में दर्द हुआ है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग भड़क जाते हैं और नरेश की एक नहीं सुनते, उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही उसका सारा खाना फेंक कर उसकी साइकिल तोड़ देते हैं। नरेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है और जो कुछ वहाँ हुआ वो सब अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। अब नरेश एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था और अब घर में बचे हुए पैसे भी खत्म होने को थे कि तभी सरला नरेश को कहती है, अजी ऐसे हाथ पे हाथ धरे घर बैठने से क्या होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा ना, आगे हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है अब। तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूं मैं? थक कर मत बैठो, जो काम बंद किया है दोबारा शुरू करो। पर अब मुझसे कोई खाना क्यों खरीदेगा? जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह बेचो अपना खाना, आपके पास साइकिल है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही सकते हो। वैसे सही कह रही हो तुम, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे जो भी हो, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, पर मेरे पास मेरी साइकिल और मेरा टेस्टी खाना है। अब मैं दोबारा अपनी साइकिल पर खाना बेचने जाऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी टूटी हुई साइकिल को ठीक करता है और फिर से अपनी साइकिल पर खाना लेकर निकल पड़ता है बेचने के लिए। और इस बार वो नई नई जगह जाकर खाना बेचा करता।